नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। पहलवान की ढोलक ये कहानी हमने आसानी से पढ़ी है और समझी है। इस कहानी से आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है, पूरी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसके लिए ये हम सबको आसानी से समझ में आ जाती है और इस कहानी से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आज की इस प्रश्न उत्तर की पीडीएफ से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे। बने रहिएगा। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नॉलेज हंट चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मैम अभी ये टॉपिक की ज़रूरत है और ये डाउट है, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। बने रहिएगा। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि जो पहलवान की ढोलक हमने पढ़ी है कहानी, इसमें पहलवान का नाम क्या रहता है और इस कहानी को रचने वाला, इस कहानी को लिखने वाला लेखक कौन है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो उत्तर है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में निम्नलिखित तालमेल था। पहला है धाक दिना तिरकट तिना, तो इसका मतलब था दांव काटो बाहर हो जाओ। दूसरा, चटाक चटधा, इसका मतलब है उठा पटक दे। तीसरा, धिना धिना धिक धिना, इसका मतलब है चित करो चित करो। फिर फोर्थ है ढाक ढिना, तो इसका मतलब है वाह पट्ठे। और फिफ्थ है चट गिरधा, तो इसका मतलब है मत डरना। तो ये जो तान सुनाई दे रही थी, ये जो ध्वनि सुनाई दे रही थी, उसके अनुसार ही लुट्टन सिंह कुश्ती में दांव पेच खेल रहा था। तो उसको ढोल से, अपने इससे ढोलक से बहुत लगाव था और इसको ही वह अपना गुरु मानता था कि इसके सहारे ही वह पहलवान बना है। इसकी तान से ही, इसकी ध्वनि से ही, इसके सुर से ही। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है, लुट्टन पहलवान का जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। जीवन के हर सुख दुख में उसे दो चार होना पड़ा। सबसे पहले उसने चांद सिंह पहलवान को हराया, राज के पहलवान का दर्जा प्राप्त किया, फिर काला खां को भी प्राप्त किया और अपनी धाक आसपास के गांव में जमा ली। फिर 15 वर्षों तक अजय पहलवान रहा। अजय मतलब हमेशा जीतता रहा और अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा, उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया। प्रश्न नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ चुका है, फिर भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर है, पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी। सदा इसको मान देना, ये कहता रहा। ढोल लेकर ही वह राज दरबार में रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चे और लड़कों की शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। ये सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल और जीवन साथी था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से आने चाहिए और खुद से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करो। अपने माइंड में कल्पना बनाओ कि इसका उत्तर मैं इस तरह से लिखूंगा या लिखूंगी, और फिर ये पीडीएफ देखो तो आपके लिए कितनी आसानी होगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। तो उत्तर है,
ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान में अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई, साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। तो अच्छा प्रश्न है ये। पांचवा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो महामारी में सारे गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया। महामारी ने लोग सूर्योदय होते ही मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर ले जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, और सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता था। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े और जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गांव शमशान घाट बन चुका था। प्रश्न नंबर 6, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों, महामारी की त्रासदी से जुड़ते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ये आवाज़ बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित करती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा व लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति कब, अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो एक ही प्रश्न में अलग अलग ढंग से पूछे हैं कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। पहले लोगों को, राजाओं को ये सब कुश्ती और दंगल करना उनका शौक हुआ करता था, तो अब क्यों नहीं है? तो उत्तर है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे, दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? तो कुश्ती और पहलवानी की जगह क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और फुटबॉल ने ले ली। और तीसरा पूछा है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो इसके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए, साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है। अच्छा है, मतलब काल्पनिक प्रश्न है, विचारात्मक है। इसके आधार पर बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का विचार कर सकते हैं और अपना उत्तर खुद सोचकर लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल बोर्ड में, तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगला है, आज से स्पष्ट करें, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। तो स्पष्ट करना है इसको। लेखक ने इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये गद्यांश में भी प्रकृति का मानवीकरण ही है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जब सारा गांव मातम और सिसकियों में डूबा हुआ था तो आकाश के तारे भी गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आकाश में चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है। निस्तब्धता मतलब एकदम शांति, चुप्पी। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बांटने आता भी है तो वह रास्ते में ही नष्ट हो जाता था, अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझ पाते, वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते और हंस देते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आज से स्पष्ट कीजिए। तो ये वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा। देख लेते हैं मानवीकरण कहाँ कहाँ किया गया। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। तो रात कोई आंसू बहाती है क्या? लेकिन यहाँ पर प्रकृति का मतलब मनुष्य की तरह होना बताया। रात को आंसू बहाते हुए दिखाया, तो मतलब एक मनुष्य भी आंसू बहाता हुआ दिखता है, वैसे ही प्रकृति भी ऐसे लगती है जैसे ये अंधेरी रात भी ऐसे लग रही है जैसे आंसू बहा रही है।
तो आज से रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसे प्रतीत होते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो गाँव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। फिर दूसरा दिया, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो क्या तारे कभी हंसते हैं? लेकिन उनका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है लेखक ने। तो इसका अर्थ यह है कि तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है, वे मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। और तीसरा है, ढोलक लुढ़की पड़ी थी। तो यहाँ आज से है, पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है। अगला प्रश्न है, क्या ये कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकार बनाती है? आंचलिक मतलब ग्रामीण दृश्य इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं और क्या लेखक एक ग्रामीण कलाकार दिखता है? तो उत्तर है, ये कहानी निर्विवाद रूप से रेणु को आंचलिक कहानीकार बना देती है। निर्विवाद मतलब किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि अवश्य ही कहानीकार आंचलिक परिवेश का है, ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण अंचल का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण पहले शायद नहीं हुआ। ग्रामीण लोक कलाएं किस तरह विलुप्त हो जा रही हैं, इसका चित्रण उन्होंने किया है। ये कहानी पुरानी सत्तात्मक व्यवस्था के टूटने के साथ साथ लोक कलाओं में आ रही रुकावट का चित्रण करती है। बदलते परिवेश का यथार्थ अंकन करती ये कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। अगला प्रश्न है, गांव में फैली बीमारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण कहानीकार ने किस प्रकार किया है? तो यह आया हुआ है 2008 में। उत्तर है, गांव में महामारी ने पांव पसार लिए थे। चारों ओर मौत का भयानक तांडव फैला था। रेणु लिखते हैं कि सियारों का क्रंदन और चेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराने और कह करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। तो बच्चों, अभी भी महामारी का समय है, ध्यान रखो। इस पाठ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसके लिए ये PDF को आप अपने नोटबुक में अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लो। कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और मैं कहती हूँ कि 1 नहीं 2 पूछे जाएंगे इस बार इस लेसन से। प्रश्न नंबर 13, जब मैनेजर और सिपाहियों ने लुट्टन पहलवान को चांद सिंह से लड़ने से मना कर दिया तो लुट्टन ने क्या कहा? तो उत्तर है, मैनेजर और सिपाहियों की बातें सुनकर लुट्टन सिंह गिड़गिड़ाने लगा। वह राजा साहब के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य सरकार। वह कहने लगा, लड़ेंगे सरकार, हुक्म हो सरकार। वह लड़ना चाहता था, पहलवान था, उसका मन नहीं मांग रहा था कि वह कुश्ती देखकर भी कुश्ती ना करे। इसके लिए उसने बोला कि माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य। प्रश्न नंबर 14, कहानी की संवाद योजना कैसी है? संवाद मतलब आपसी बातचीत, तो वो कैसी है? तो संवाद योजना तो ऐसी दिखती है कि जैसे हमारे सामने ही सारे कलाकार हैं, हमारे दिमाग में एकदम से वैसा चित्रण हो उठता है कि जैसे हम किसी गांव का सीन देख चुके हैं। ऐसी कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इन्होंने ऐसी कहानी लिखी है कि सारे पात्र हैं वो एकदम जीवंत हमें दर्शित होते हैं हमारे माइंड में। देख लेते हैं उत्तर। फणीश्वर नाथ रेणु की सभी कहानियों में संवाद योजना देखते ही बनती है। उनकी संवाद योजना चुस्त, सार्थक और प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। संवादों के माध्यम से कहानीकार ने पात्रों की मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कर दिया है। लुट्टन पहलवान की मन स्थिति का अंकन निम्न संवाद में हुआ है। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंस कर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर और बैठ जाता। राजा साहब की विशेषता का उल्लेख इस संवाद में हुआ है। राजा साहब 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तो इस तरह की बातचीत, संवाद, इसमें ये तथ्य प्रकट करते हैं कि सही में ये सारे पात्र एकदम सजीव लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इस कहानी को हम वास्तव में देख चुके हैं, जी चुके हैं ये सारा माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला व उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। तो इसमें संदेश इस कहानी के माध्यम से यही मिलता है कि जो पुरानी व्यवस्था है उस पर नई व्यवस्था आरोपित हो जाती है, और जो राजा था पहले, वो कुश्ती को महत्व देता था, प्रोत्साहन देता था, पहलवानों को इनाम देता था, अपने दरबार में रखता था। लेकिन जब उनका बेटा आया राजकुमार विलायत से, बाहर देश से, तो उसने ऐसी वाली स्थिति ला दी कि भारत पर इंडिया की छा जाने वाली समस्या पैदा कर दी कि वह नए नए तरीके से शासन व्यवस्था कायम करना चाहता था, और इस हालत में पहलवान को कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए मजबूर कर दिया। प्रश्न नंबर 16 इम्पोर्टेंट है बच्चों। राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण? तो वही बात है, दुर्गति क्यों हुई थी? राजा साहब रखते थे, प्रोत्साहन देते थे, लेकिन बाद में उसका बेटा आया राजा का, तो उसको पसंद नहीं था ये सब। तो देख लेते हैं उत्तर। लुट्टन ने बचपन से ही कुश्ती सीखी। उसने चांद पहलवान को हरा दिया। श्यामनगर के मेले के दंगल में उसने चमत्कार दिखाया। राजा साहब ने उसे आश्रय दिया, आश्रय मतलब सहारा दिया। इसके बाद उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। अब वह दर्शनीय जीव बन गया था। 15 साल तक राज दरबार में रहा। उसने दोनों बेटों को भी पहलवानी में उतारा। राजा साहब के मरने के बाद नया राजकुमार आया, उसको घुड़सवारी में रुचि थी। उसने पहलवान व बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। अब वह गांव आकर रहने लगा, और यहाँ उसे भोजन की भी मुश्किल होने लगी। महामारी ने उसके बेटों को ले लिया। उसके 4-5 दिन बाद वह भी मर गया। लुट्टन से राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। तो पहले लुट्टन था, फिर बन गया पहलवान लुट्टन सिंह। तो बाद की दिनचर्या कैसी रही? उत्तर है, लुट्टन की कीर्ति राज पहलवान बन जाने के बाद दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे दरबार में रखा। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि से उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। वह दर्शनीय जीव बन गया। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनकर अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर बताइए कि महामारी फैलने पर चिकित्सा और देखरेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा कैसी हो जाती थी, और पहलवान की ढोलक उनकी सहायता किस प्रकार करती थी। तो लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। लोग दिन भर खांसते कराते रहते थे। रोज 2-4 व्यक्ति मरते थे। दवाओं के अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित थी। शरीर में शक्ति नहीं थी, और पहलवान की ढोलक मठ प्राय शरीरों में आशा व जीवंतता भरती थी। ये संजीवनी शक्ति का काम करती थी। अंतिम प्रश्न है बच्चों, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है? तो उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है। पुरानी व्यवस्था में राज दरबार लोक कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता था। उनके सहारे ये जीवित रहते, परंतु नई व्यवस्था में विलायती दृष्टिकोण को अपनाया गया। लोक कलाकार हाशिए पर चले गए। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक की आवश्यकता हो या कोई भी प्रश्न का उत्तर जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नॉलेज हंट चैनल को सब्सक्राइब करके आप हिंदी में बेस्ट बन सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आपको हिंदी में किसी प्रकार का डाउट मैं नहीं रहने दूंगी, ऐसी मैं आपको आशा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।